दोस्तों तो देखिए डीएसएसबी की तरफ से कई पदों पर हम भर्ती आ चुका है। जो उम्मीदवार दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में हम जो पद के बारे में बात करेंगे वो हमारे 12th पास एलिजिबिलिटी रहेगा, उसमें 12th पास का एलिजिबिलिटी रहेगा। देखिए कौन कौन से पद आए हैं इसमें। देखिए हमारा पहले हो गया लोअर डिवीजन क्लर्क हो जाएगा हमारा, फिर हमारा जूनियर असिस्टेंट हो जाएगा स्टेनोग्राफर, ग्रेड 2 का हो जाएगा जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश। फिर हो जाएगा लोअर क्लर्क कम टाइपिस्ट जूनियर स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट ग्रेड 1 का हो जाएगा। इसमें हमारा टोटल 2354 सीट खाली है। और देखिए हम देख लेते हैं कौन से पोस्ट के लिए कितना सीट खाली है। देखिए अगर ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो जो आपका डिपार्टमेंट रहेगा सर्विस डिपार्टमेंट रहेगा, जिसमें आपका पे लेवल 2 का मिलेगा। जिसमें हमारा जनरल के लिए 788 सीट खाली रहेगा, ओबीसी के लिए 500 सीट खाली रहेगा, एससी के लिए 194 सीट खाली रहेगा, एसटी के लिए 40 सीट खाली रहेगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 150 सीट खाली रहेगा। टोटल 1672 सीट खाली रहेगा। अब देखिए स्टेनोग्राफर की बात कर लेते हैं। तो स्टेनोग्राफर में आपका डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट में आपका पे लेवल 4 का रहेगा और जनरल के लिए 57 सीट खाली है, ओबीसी के लिए 34 सीट खाली है, एससी के लिए 23 सीट खाली है, एसटी के लिए 20 सीट खाली है और ईडब्ल्यूएस के लिए 9 सीट खाली है। टोटल हमारे पास 143 सीट खाली है। अगर हम लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट इंग्लिश और हिंदी बात कर लेते हैं तो आपका जो डिपार्टमेंट रहेगा दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड का रहेगा डिपार्टमेंट। इसमें आप पे लेवल 2 का मिलेगा। इसमें अगर देखते हैं जनरल में तो जनरल में 107 सीट खाली मिलेगा, ओबीसी में 69 सीट खाली मिलेगा, एससी में 35 सीट खाली मिलेगा, एसटी में 19 सीट खाली मिलेगा, ईडब्ल्यूएस में 26 सीट खाली मिलेगा। टोटल इसमें आपका 256 सीट खाली मिलेगा। अगर हम जूनियर स्टेनोग्राफर बात कर लेते हैं तो जो आपका डिपार्टमेंट रहेगा दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड रहेगा, जिसमें आपका पे लेवल 4 का मिलेगा। इसमें जनरल में 10 सीट खाली है, ओबीसी में 5 सीट खाली है, एससी में 3 सीट खाली है, एसटी में 1 सीट खाली है, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट खाली है। टोटल इसमें आपका 20 सीट खाली मिलेगा। अगर हम जूनियर असिस्टेंट की बात कर लेते हैं, जो आपका डिपार्टमेंट रहेगा SCERT रहेगा, जिसमें आपका पे लेवल 2 का मिलेगा। इसमें आपका जनरल में 14 सीट खाली है, ओबीसी में 11, एससी में 7, एसटी में 3 और ईडब्ल्यूएस में 5 सीट खाली है। टोटल आपका 40 सीट खाली मिलेगा। अगर हम स्टेनोग्राफर डिपार्टमेंट SCERT में बात कर लेते हैं तो आपके पास पे लेवल 4 का इसमें मिलेगा। जनरल में 6 सीट खाली मिलेगा, ओबीसी में 4 सीट खाली मिलेगा, एससी में 2 सीट खाली मिलेगा, एसटी में 1 सीट खाली मिलेगा, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट खाली मिलेगा। टोटल आपका 14 सीट खाली मिलेगा। अगर हम जूनियर असिस्टेंट की बात कर लेते हैं, जो आपका डिपार्टमेंट रहेगा दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इसमें आपका पे लेवल 2 का मिलेगा और हमारा जनरल के लिए 14 सीट खाली मिलेगा, ओबीसी के लिए 8, फिर एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 2। टोटल आपका इसमें 30 सीट खाली मिलेगा। अगर हम जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश में बात कर लेते हैं तो इसमें आपका देखिए दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड आपका जो डिपार्टमेंट रहेगा इसमें 4 सीट खाली मिलेगा। सॉरी, पे लेवल 4 का है, जिसमें जनरल के लिए 2 सीट खाली है, बस इसमें टोटल 2 ही सीट खाली मिलेगा। अगर हम जूनियर असिस्टेंट की बात कर लेते हैं दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी में, तो आपका इसका पे लेवल 2 का मिलेगा, जिसमें जनरल के लिए 16 सीट खाली है, ओबीसी के लिए 4 सीट खाली है और हमारा एससी के लिए 3 सीट खाली है, एसटी के लिए 2 सीट खाली है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट खाली है। टोटल इसमें आपका 28 सीट खाली मिलेगा। अगर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का बात कर लेते हैं दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी में, तो आपका पे लेवल 4 का मिलेगा, जिसमें जनरल के लिए 4 सीट खाली है और हमारा एससी के लिए 1 सीट खाली है। बस टोटल हमारा 5 सीट खाली है, ओबीसी के लिए कोई सीट खाली नहीं है और एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट खाली नहीं है। अगर हम लोअर डिवीजन क्लर्क का बात कर लेते हैं दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में, तो आपका पे लेवल 2 का मिलेगा, जिसमें आपको जनरल के लिए 4 सीट खाली है और ओबीसी के लिए 13 सीट खाली है, एससी के लिए 1 सीट खाली है, एसटी के लिए 4 सीट खाली है और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीट खाली है। टोटल इसमें 28 सीट खाली मिलेगा। अगर हम जूनियर असिस्टेंट MAIDS के बारे में बात कर लेते हैं तो आपका पे लेवल 2 का मिलेगा, जिसमें 6 जनरल का रहेगा, 1 ओबीसी का रहेगा, 1 एससी का रहेगा, 1 एसटी का रहेगा, 1 ईडब्ल्यूएस का। टोटल इसमें 10 सीट खाली रहेगा। अगर हम जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी में बात कर लेते हैं तो आपका जो बोर्ड रहेगा दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड रहेगा, जिसमें आपका पे लेवल 4 का मिलेगा, जिसमें जनरल के 2 सीट मिलेगा खाली, बस इसमें टोटल 2 ही सीट खाली मिलेगा। अगर हम असिस्टेंट ग्रेड 1 का बात कर लेते हैं दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन में, तो आपका पे लेवल 2 का मिलेगा, जिसमें आपको जनरल के लिए 44 सीट है,
ओबीसी के लिए 28 सीट है, एससी के लिए 15, एसटी के लिए 7 और ईडब्ल्यूएस के लिए 10, टोटल में 104 सीट मिलेगा। देखिए हमारा टोटल हमारा जनरल के लिए देखा तो 1074 सीट खाली है सभी डिपार्टमेंट और सब पद को लेकर। फिर ओबीसी के लिए 677, एससी के लिए 289, एसटी के लिए 100, ईडब्ल्यूएस के लिए 214 और हमारा टोटल हमारा मिल जाएगा। टोटल हमारा 354 सीट खाली मिलेगा। अब देखिए हम योग्यता के बात कर लेते हैं, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो योग्यता में आपका 12th पास होना चाहिए इंग्लिश, और आपका देखिए 12th पास होना चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, या 12वीं पास होना चाहिए, या शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट एंड इंग्लिश टाइपिंग राइटिंग 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट, हिंदी टाइपिंग राइटिंग 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, या 12वीं पास होना चाहिए और शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट प्लस में इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, हिंदी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, या 12वीं पास होना चाहिए, हिंदी डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए 10 मिनट में, प्लस में ट्रांसक्रिप्शन आपका जो 65 मिनट, हिंदी टाइपिंग राइटिंग आपका 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो न्यूनतम आयु आपका 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 27 वर्ष और 30 वर्ष होना चाहिए, इन्हीं के बीच होना चाहिए। ये आपका एज लिमिट है, इतना आपके होना चाहिए। अब देखिए जो चयन प्रक्रिया आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा वो आपका देखिए, पहले एमसी फॉर्मेट में एक एग्जाम होगा आपका, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, जो भी आपका टाइपिंग स्पीड है वो आपका देखा जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा और आपके पास उसका आपका चयन हो जाएगा। देखिए इन 4 चरणों में आपका चयन प्रोसेस होगा। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न का बात कर लेते हैं तो देखिए ये एग्ज़ाम आपका एक टायर में होगा, जिसमें टोटल मार्क्स आपका 200 का होगा। टोटल आपका जो टाइम है एग्ज़ाम का टाइम 2 घंटा का रहेगा, टोटल क्वेश्चन 2 घंटा का रहेगा, टोटल मार्क्स 2 घंटा का रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस आपका 35 मार्क्स का आएगा, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग 35 मार्क्स का आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन आपका 35 मार्क्स का आएगा, हिंदी ऑफ टेस्ट लैंग्वेज आपका 35 मार्क्स आएगा, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का 35 मार्क्स का आएगा, और जो बेसिक ऑफ फैमिलियरिटी विथ कंप्यूटर इंटरनेट सोशल मीडिया एंड ऑफिस ऑटोमेशन है आपका 25 मार्क्स का आएगा। तो इन सब चैप्टर में से, इन सब टॉपिक से आपका इतना इतना मार्क्स का आएगा। तो इस हिसाब से अपना देख लीजिएगा कैसे आपको तैयारी प्रिपरेशन करना है। देखिए कुछ हम पढ़ लेते हैं पॉइंट यहाँ पर। उम्मीदवार का चयन परीक्षा MCQ आपका जो होगा, 4 आपका ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से एक ऑप्शन सही चूज करना है, उस टाइप का होगा, के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा हिंदी इंग्लिश दोनों में कंडक्ट होगा, केवल लैंग्वेज के पेपर छोड़कर। इस परीक्षा में 200 सवाल होंगे और प्रत्येक सवाल 1 अंक का होगा। परीक्षा के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। गलत उत्तर देने पर नेगेटिव, देखिए आपका 0.25 का नेगेटिव का भी प्रावधान है। अगर आपका एक गलत होता है तो आपका 0.25 मार्क्स सही में से काट लिए जाएंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए जनरल EWS वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 40% अंक लाना पड़ेगा, और वहीं OBC वर्ग के अभ्यर्थियों को 35% अंक लाना पड़ेगा, और ST SC और दिव्यांग के लिए 30% कम से कम मिनिमम इतना लाना पड़ेगा। तो देख लीजिएगा आपका जो पास होने का क्या थी है। यहाँ पर देखिए हमारे जनरल के लिए 40 दिया है, और OBC के लिए 35 दिया है, और ST SC और दिव्यांग के लिए 30% दिया है पास होने के लिए। इतना मिनिमम आपका होना चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा फीस का बात कर लेते हैं आपका। तो देखिए जनरल OBC के लिए 100 रुपया लग रहा है आवेदन करने के लिए, और SC ST के लिए आपका 0 रुपया लग रहा है। तो आप इसे किसी भी माध्यम से भुगतान कर सकते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, भीम UPI, किसी भी नेट बैंकिंग, किसी माध्यम से आप भुगतान कर सकते हैं। देखिए जो इसका हमारा रजिस्ट्रेशन 9 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, और अंतिम इसका अप्लाई करने का डेट है, तारीख है, वो 7 फरवरी तक है होगा, अप्लीकेशन जारी रहेगा। और एडमिट कार्ड आपका परीक्षा का कुछ दिन पहले आ जाएगा, आपका बोला जाएगा, नोटिफिकेशन जारी होगा, आपका आ जाएगा, EMI से चला जाएगा। अगर जो ज़रूरी दस्तावेज बात कर लेते हैं, तो आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल ID होनी चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, एजुकेशन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर आप OBC या ST SC हो तो, और ID प्रूफ होना चाहिए। ये सब आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स बात कर लेते हैं।
अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भली भांति पढ़ ले, तभी सभी शर्तों को पूरा करने की स्थिति में ही आवेदन करें। एक बार आप नोटिफिकेशन जाइए ऑफिशियल वेबसाइट पर देख लीजिएगा। हम ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप जाके आवेदन भी कर सकते हैं और नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। एक उम्मीदवार एक से अधिक पदों पर आवेदन कर सकता है बशर्ते कि उस पद के लिए योग्यता पूरी करता हो। देखिए, आप एक से अधिक पद के लिए भी आवेदन कर सकते हैं अगर आप उसका अगर आप एलिजिबल हो, तो अगर आप एक पद से ज़्यादा के लिए एलिजिबल हो तो आप वो कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। हमारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें। जो भी आप एप्लीकेशन में भरिएगा वो डिटेल आपका सही सही होना चाहिए। आपका जो नाम, पिता का नाम, माता का नाम, वो आप जो सर्टिफिकेट पे वहीं आप डालिएगा। आवेदन पत्र में आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ही दर्ज करें, क्योंकि भविष्य में इस भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर ही भेजी जा सकती है। DSSB की वेबसाइट पर भी प्रकाशित की जाएगी। तो जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वही एप्लीकेशन में डालना है, ताकि आपका जो अपडेट आता रहे वो आप उसे देख सकें टाइम टू टाइम। आवेदन पत्र सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख लें। तो जो भी आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उसका जो रिसिप्ट है अपने पास रखना है, ताकि भविष्य में आपको कोई भी काम जैसे कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, ये सब में उसका जो एप्लीकेशन आईडी है वो लगता है, तो आपको सहायता करेगा, हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक करें।